हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी से ही है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। एंड पर्सनली ये मेरा साइकोलॉजी का सबसे ज़्यादा अच्छा जो मुझे लगता है बेस्ट टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो तुम्हें ये बताता है कि किसी और पे करो ना करो, खुद पे भरोसा करना इज़ लाइक बहुत बड़ी चीज़। ठीक है, लाइक खुद को हम धोखा नहीं दे सकते। बाहर वाला शायद दे भी दे, शायद क्या बाहर वाले अक्सर देते ही हैं। तो खुद पे भरोसा होना, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना इज़ सच ए ग्रेट थिंग, और खुद की मोटिवेशन खुद ही बनना। तो कुछ भी तुम्हें आगे करने के लिए ना बहुत ज़्यादा लाइक पीछे पड़ी रहे, पुश करे तुम्हें बार बार, और तुम वो कर लो जो तुम करना चाहते हो। ठीक है, तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच देखते हैं। दो मेन नाम यहाँ पर तुम्हें पता ही होना चाहिए, और ये भी आगे तुम्हें अगर तुम साइकोलॉजी लोगे तो पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो हाँ, दो मेन नाम कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मास्लो, इन दोनों का ही यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने ही अपने हिसाब से बताया। जैसे कार्ल रॉजर्स ने फुली फंक्शनिंग पर्सन के बारे में बात की, एंड मास्लो की तो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है ही। दोनों को हम डिस्कस करेंगे, और आज यही वाली अप्रोच बहुत ब्रीफ में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज जो है वो मेनली जो फ्रूड की थ्योरी थी, साइकोडायनामिक वाला जो हमने पढ़ा, उसके रिस्पॉन्स में दी गई है। मतलब तुम लोग ऐसे समझ लो कि साइकोलॉजी में भी वही चीज़ है जैसे साइंस में होता है ना, कि एक थ्योरी आई, ये आया, फिर उसने कुछ उससे ज़्यादा अच्छा कर लिया तो बाद में फिर उसके अगेंस्ट या उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए उसने अपनी थ्योरी दे दी। ऐसा ही था, बिहेवियरिज्म था, फिर कल्चरल अप्रोच हमने देखी, उससे पहले फ्रूड वाली थी। फ्रूड के बाद हमने न्यू एनालिटिकल वाले के भी व्यूज़ देखे थे, जो फ्रूड के डिसिपल्स थे सारे स्टूडेंट्स, उनके व्यूज़ भी देखे थे कि उनके व्यूज़ कैसे सिगमंड फ्रूड से अलग है। सिर्फ सेक्स और एग्रेशन पर ही फोकस करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन में और भी बहुत कुछ होता है जिसके लिए वो जीवित रहता है यहाँ धरती पे। ठीक है, देन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, और ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव अप्रोच है, इसलिए मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, तो ये पसंद आएगी। ठीक है, तो यही है कि साइकोडायनामिक को क्रिटिसाइज़ करते हुए ही ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज आई। एंड कार्ल रॉजर्स, अब्राहम मास्लो ने पर्टिकुलरली इन दो स्पेसिफिक पर्सनस ने, नाम याद रखना, पूछा जाता है 1 मार्क में भी बहुत बारी, बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट करा है। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है पर्सनैलिटी के ऊपर, उसका डेवलपमेंट जो हुआ है इन दोनों की वजह से हुआ है, उसमें इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। और आगे हम ब्रीफली देखते हैं कि कार्ल रॉजर्स का क्या क्या कहना था एंड अब्राहम मास्लो का क्या कहना था, इनका क्या व्यू था। बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया जो कि कार्ल रॉजर्स ने प्रपोज करा है वो फुली फंक्शनिंग पर्सन का आइडिया है। ठीक है, फुली फंक्शनिंग पर्सन आई विल एक्सप्लेन क्या होता है। सबसे पहले इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या क्या बताया मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, इनका मानना ये था कि जो फुलफिलमेंट होती है वो एक मोटिवेटिंग फोर्स होती है किसी भी पर्सन के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। एकदम ठीक बात है कि जब तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल जाए ना, जब नीड्स का फुलफिलमेंट हो जाए, तो वो चीज़ क्या होती है, वो तुम्हें मोटिवेट करती है। कुछ भी चाहिए होता है तो हम उसके लिए जाते हैं ना जो हमें चाहिए, या उसके लिए पूरी एंड तक कोशिश करते हैं ना कि हाँ वो चीज़ हमें मिल जाए, या वो नीड हमारी पूरी हो जाए, वो ग्रेटिफिकेशन, वो सेटिस्फैक्शन मिल जाए, फुलफिलमेंट आ जाए लाइफ में। ठीक है, संतुष्टि प्राप्त हो जाए, तो इसलिए इसको करना है। या ये करे बिना रहा नहीं रहेगा तो ये करके रहना है। अब इसको रॉन्ग वे में मत लेना, बहुत कुछ होता है करने के लिए, वो अनकॉन्शियस माइंड वाली चीज़ों के अलावा भी। ठीक है, तो इसमें ये है कि फुलफिलमेंट एक मोटिवेटिंग फोर्स होता है किसी भी पर्सन में जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो रहा है ना उसके लिए। और लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी क्षमताओं को, अपने पोटेंशियल्स को, मतलब जो जो उनमें स्किल्स हैं, जो जो चीज़ें वो कर सकते हैं, जो जो उनके टैलेंट्स हैं, उनको एक्सप्रेस करें उस हद तक जो कि ये कह लो कि वो अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं, उस हद तक जो कि बहुत ज़्यादा लाइक अटमोस्ट लेवल होता है ना, एकदम अच्छे से पूरा फुल फ्लेज फ्लरिश्ड वे में वो खुद को लगा देते हैं, अपनी जान लगा देते हैं कुछ भी करने के लिए, यहाँ अच्छे से हो जाए और वो अपना बेस्ट दें। तो ये लिखा है कि लोग पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि वो अपने कैपेबिलिटीज़ को, अपने पोटेंशियल्स को, अपने टैलेंट्स को एक्सप्रेस करें फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल तक। ठीक है, मतलब जितना हो सकता है, जिस हद तक वो कर सकते हैं उतना लोग करते हैं। ठीक है, अपनी सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, कि हाँ सामने वाले को पता रहे कि मुझ में भी ये क्षमताएँ, ये एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ तुम्हें देखने को मिलेंगी और मैं भी इतना हद तक कर सकता हूँ। ठीक है,
और इनबॉर्न टेंडेंसी होती है लोगों में ना, मतलब बाय बर्थ या जन्म लेने के बाद ही एक इनबॉर्न टेंडेंसी होती है ह्यूमंस के अंदर, जो उन्हें डायरेक्ट करती है, उन्हें दिशा दिखाती है, उन्हें डायरेक्शन देती है कि वो एक्चुअलाइज कर सकें अपना इनहेरिटेड नेचर। ठीक है, यानी कि देयर इज़ एन इनबॉर्न टेंडेंसी अमंग पर्सन्स दैट डायरेक्ट्स देम टू एक्चुअलाइज देयर इनहेरिटेड नेचर। जो उन्होंने इनहेरिट करा हुआ नेचर है ना, उसको वो अच्छे से एक्चुअलाइज कर सकें, पूरा फुलफिलमेंट तक उसके मतलब जा सकें, या जो करना चाहते हैं वो कर सकें लाइफ में। ऐसी एक इनबॉर्न टेंडेंसी होती है ह्यूमंस में। हर किसी ह्यूमन में होता है ना कि हाँ मेरे ये सपने हैं, या मुझे ये चीज़ करनी है, मेरा गोल है कुछ लाइफ में सेट है टारगेट, और मुझे इस तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोगों ने तो टाइम भी सेट करा होता है कि इस डेट को, इस दिन तक मुझे यहाँ तक, इस लेवल तक आ जाना है, या मेरे को ऐसा कुछ करना है कि हाँ इस दिन या इतने सालों बाद मुझे भी लोग इस नाम से जाने, और मैंने भी लाइक कुछ कर लिया हो अपनी लाइफ में, पहचान एक बना ली हो। तो कार्ल रॉजर्स ने 2 बेसिक असम्पशंस बताई थी। मतलब इनका मानना ऐसा था ह्यूमन बिहेवियर को लेकर कि बिहेवियर एक तो ह्यूमन का होता है गोल डायरेक्टेड, कुछ ना कुछ गोल है ह्यूमन की लाइफ में, और वो उसी के पीछे जा रहा है, उसी को फॉलो कर रहा है, और पूरी लाइफ में वो उसी को अटेन करने में लगा हुआ है। उसकी कोशिश यही रहती है कि बस वो गोल उसे, जो गोल है उसका अचीवमेंट हो जाए, गोल का वो उसे अचीव कर ले, अटेन कर ले अपनी लाइफ में। ठीक है, दूसरा होता है वर्थ वाइल, यानी कि यूज़फुल, वैल्यूएबल, वेस्ट नहीं जाएगा। अब कोई कुछ कर रहा है तो कुछ अच्छा ही काम करेगा ना, हमेशा गलत काम थोड़ी नहीं करेगा कोई इंसान। और जिसका लाइफ में गोल है, ऑब्वियस सी बात है, उसने कुछ अच्छा ही सोचा होगा अपने लिए, तो वो अच्छा ही करेगा आगे जाके कुछ। ठीक है, दूसरा ये है इनका असम्पशन कि लोग जो होते हैं वो अंदर से ही बहुत अच्छे होते हैं, वो जो उनका इनर साइड होता है वो बहुत अच्छा होता है, और वो हमेशा जो है चूज़ करते हैं, चुनते हैं अडेप्टिव सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर। मतलब ऐसा बिहेवियर जो कि अडेप्टिव भी हो, जिस भी इन्वायरमेंट में, जिस भी सिचुएशन में उन्हें तुम खड़ा करोगे, जिस भी लोगों के बीच उन्हें डालोगे, वहाँ अडेप्ट कर लेंगे खुद को, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल लेंगे, मोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और ऊपर से सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर ही दिखाएंगे, ऐसा ही बिहेवियर जो कि उनको उनके फुलेस्ट पोटेंशियल तक रीच करने में बहुत हेल्प करे, और वो अपनी लिमिट्स को भी क्रॉस करके जो कहते हैं ना पाना चाहते हैं लाइफ में, जो वो चाहते हैं उन्हें वो मिल जाए। ठीक है, और कार्ल रॉजर की थ्योरी जो है, ये इन्होंने इस चीज़ से निकल कर आई है इनकी थ्योरी कि ये ना अपने जो इनके पेशेंट्स थे इनकी क्लिनिक में, ये उनके एक्सपीरियंसेस को सुनते थे। ठीक है, तो उनको वहाँ से पता लगा, और उन्होंने ये ऑब्ज़र्व करा, ये नोट करा अपने पेशेंट्स के बिहेवियर में, उनकी बातें सुन सुन के, उनके एक्सपीरियंस को नोट कर करके नहीं, ये पता लगा कि जो सेल्फ होता है ना, वो एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट होता है किसी भी ह्यूमन की लाइफ में। जैसे कि इनके जो क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस था, उसके अंदर भी सेल्फ का ही एक अलग रोल है, अलग ही उसकी वैल्यू है, वर्थ है, ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। मतलब खुद जो हम अपने आप में है ना, जो हमें अपनी जितनी समझ है, जितना हमें अपने बारे में पता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना, और कहाँ तक हमें मुझे करते रहना है काम, और कहाँ जाके रुक जाना है, और बेसिकली किसके लिए करना है, क्यों करना है, उस काम को करने के पीछे के रीजंस। कोई गोल सेट होता है ना लाइफ में, तो उसके भी पीछे के कुछ रीजंस होते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, क्यों, इससे मुझे क्या मिलेगा इस चीज़ को अचीव करके, होता है ना कुछ मकसद, मोटिव चीज़ों को करने के पीछे। तो वही है कि जो एक सेकेंड, हाँ, ही नोटेड दैट सेल्फ वॉज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन एक्सपीरियंस ऑफ हिज क्लाइंट्स। सेल्फ एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट, एक बहुत ज़रूरी हिस्सा, एक पार्ट था उनके क्लाइंट्स की बातों में भी उन्हें नज़र आ रहा था ये, और उनके क्लाइंट्स के जो एक्सपीरियंसेस थे, जो उन्होंने अब तक लाइक झेला है, जो भी सहा है, उसके अंदर भी। ठीक है, और जो कार्ल रॉजर्स की थ्योरी है वो सेल्फ के कंसेप्ट के अराउंड ही स्ट्रक्चर्ड है, सेल्फ की ही बात हो रही है, सेल्फ का ही कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, सेल्फ का कंसेप्ट हमने चैप्टर 1 में भी देखा था, जहाँ पे सेल्फ कंसेप्ट था मतलब एक इंसान के दिमाग में जो उसने खुद को लेकर इमेज बना रखी है, वो खुद को कैसे परसीव करता है, वो खुद को कैसे देखता है, हाँ वो खुद को कैसे परसीव करता है, उसको खुद को लेकर क्या नज़रिया है, पॉजिटिव नेगेटिव, खुद को लो समझता है, डाउन समझता है बहुत ज़्यादा, या खुद को बहुत सही समझता है, वो अपनी नज़रों में वो कितना लाइक गिरा हुआ है एंड कितना अच्छा है। एंड सिर्फ सेल्फ कंसेप्ट ही नहीं, हमने सेल्फ रेगुलेशन की भी बात की थी, वहाँ पर हमने सेल्फ एस्टीम भी देखा था एंड सेल्फ एफिकेसी भी देखा था। ठीक है, तो ये वही है कंसेप्ट ऑफ सेल्फ के अराउंड ही जो कार्ल रॉजर्स की थ्योरी है वो रिवॉल्व करती है, उसी के अराउंड। और
इसी के हिसाब से बनाई गई है। और इनकी थ्योरी एज्यूम करके चलती है कि लोग बार बार लगातार अपने जो ट्रू सेल्फ है ना उसको एक्चुअलाइज करने के प्रोसेस में ही इन्वॉल्व होते हैं, उसी में ही जुटे रहते हैं कि हाँ वो कुछ कर लें अपने लिए, अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाएं और अपना जो इनका कहते हैं ना कि हाँ मेरे को यहाँ तक जाना है लाइफ में, या मुझे इतना करना है अपने लिए, इतना टाइम मैं खुद को दूंगा और मुझे इतना करना ही है अपने लिए, फिर बीच में चाहे कोई भी है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये करना है अपने लिए, मेरी नीड है ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली। ठीक है, उसका फुलफिलमेंट जब तक नहीं होगा तब तक वो चैन से बैठेगा नहीं, वो उसे करके दम लेगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पे लिखा है कि कार्लटजर की थ्योरी अज्यूम करती है कि पीपल आर कॉन्स्टेंटली एंगेज इन प्रोसेस ऑफ एक्चुअलाइजिंग देयर ट्रू सेल्फ। अपने ट्रू सेल्फ को एक्चुअलाइज करने के ही जो है जर्नी में लोग जुटे रहते हैं, एकदम उसी में ही लगे रहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। एंड कार्ल रॉजर्स ने ये भी सजेस्ट करा है कि हर एक पर्सन का ना एक कंसेप्ट होता है आइडल सेल्फ का। ठीक है, तो हर एक पर्सन का ना एक आइडियल सेल्फ, हर एक पर्सन के अंदर एक आइडियल सेल्फ का भी कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पे दो सेल्फ आएंगे, आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ। पहले मैं अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ क्या होता है। रियल सेल्फ इज़ वर्ड जो तुम असली में हो, जो तुम एक्चुअल में हो रियल लाइफ में, इन रियलिटी कि तुम किस टाइप के पर्सन हो, वो होता है रियल सेल्फ। ठीक है, और आइडियल सेल्फ क्या होता है, जैसे तुम बनना चाहते हो या जैसे तुम खुद को देखते हो सपनों में और ख्वाबों में, या जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो, जो तुम होना चाहते हो। वट यू वॉन्ट टू बिकम इज़ योर आइडियल सेल्फ एंड वॉट यू एक्चुअली आर इज़ योर रियल सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि आइडियल सेल्फ होता है वो सेल्फ, एक सेकेंड, आइडियल सेल्फ इज सेल्फ दैट अ पर्सन, वो सेल्फ जो कि पर्सन होना चाहता है या उसके जैसा बनना चाहता है, दैट अ पर्सन वुड लाइक टू बी। ठीक है, वैसा करना वो पसंद करता है कि वो वैसा वैसा हो। हर इंसान कहता है ना कि आज मैं इस लेवल पे हूँ तो मैं इस लेवल तक पहुँचना चाहता हूँ, जिस लेवल तक पहुँचना चाहता है ना वो उसका आइडियल सेल्फ है। एंड आगे इसमें बता रखा है जब कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाती है आइडियल सेल्फ के अंदर रियल सेल्फ के अंदर, तो जनरली पर्सन बहुत खुश होता है एंड हैप्पी होता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसा इंसान अभी असलियत में है और वो जैसा बनना चाहता है, अगर वो वैसा बन जाएगा तो वो खुश क्यों नहीं होगा। तो यही लिखा है कि जैसा इंसान बनना चाहता है अगर वो वैसा बन जाता है ना, बिल्कुल जैसा वो चाहता है, जैसे वो अपने आप को खुद अपने डे ड्रीमिंग में, ख्वाबों में, सपनों में देखता है, अगर वो वैसा रियल लाइफ में भी बन जाता है तो उसे बहुत खुशी मिलती है, जनरली हैप्पी होता है वो। एंड डिस्क्रिपेंसी अगर हो जाए रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के अंदर तो इसकी वजह से अनहैप्पीनेस एंड डिससेटिस्फैक्शन आती है। ये भी एकदम सही बात है भाई, जैसा तुम बनना चाहते हो अगर तुम वैसे ना बन पाओ या वैसे बनने की कोशिश नहीं हो पा रही तुम्हारी लाइफ में तुमसे, तुम वो नहीं कर पा रहे जो करना चाहते हो, तो फिर तो वही आ ही जाता है ना, डिससेटिस्फैक्शन तो बहुत ज़्यादा आता है और अनहैप्पीनेस भी बहुत हद पार तक आती है। या जो बनना चाहते थे वो बन नहीं पाए, वो कर नहीं पाए, जब कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती ना इन दो चीज़ों के बीच में, सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते या मैच नहीं आ रहा होता इन दोनों के बीच में, मेल नहीं खा रहे होते, डिस्क्रिपेंसी आती है ना। तो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के अंदर जब ऐसे डिस्क्रिपेंसी आती है तो उससे एक ही चीज़ निकल के आती है, एक ही आउटकम आता है कि वो इंसान ना खुश है, अनहैप्पीनेस है उसकी लाइफ में, वो खुद भी खुश नहीं है, बहुत अपसेट रहता है एंड डिससेटिस्फैक्शन भी कूट कूट के भरा हुआ है उधर, क्योंकि वो बन नहीं पाया जो वो बनना चाहता था, जैसे वो खुद को देखता था। ठीक है, आइडियल सेल्फ तक रीच करना भी इज़ लाइक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, बड़ी चीज़ ही है भाई। जैसे तुम खुद को सपनों में एंड ख्वाबों में देखते हो, अगर वैसे असली में बन जाओ तो फिर तो क्या ही बात, समझ लो जन्नत ही प्राप्त कर ली जीते जी। ठीक है, आगे इसमें ये है कि कार्लटजर का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है, वो क्षमता होती है कि वो अपना सेल्फ कंसेप्ट मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के थ्रू, और इस प्रोसेस के अंदर सेल्फ जो है वो ग्रो करता है, एक्सपैंड करता है और ज़्यादा सोशल बन जाता है, ज़्यादा लोगों के साथ मिलेगा जुलेगा, इंटरेक्ट करेगा। ऑब्वियसली बात है, जब तुम बाहर की दुनिया में जाओगे नहीं, बाहर की दुनिया देखोगे नहीं तो डील करना आएगा नहीं लोगों से और कुछ खुद करना सीख नहीं पाओगे, क्योंकि लोग मैनिपुलेट बहुत करते हैं अपने हिसाब से। तो थोड़ा देख के संभल के और उस हिसाब से चलना पड़ता है कि अपना सेफ्टी तो हो अपने हाथ में, साथ में हमारी वजह से किसी सामने वाले को भी नुकसान ना आए कोई। ठीक है, तो सेल्फ जो है इस पूरे प्रोसेस के अंदर ग्रो करता है। ठीक है, एक्सपैंड करता है, मतलब अपने कनेक्शंस बनाता है, वहाँ के लोगों के साथ स्प्रेड होता है, यहाँ वहाँ उसके बारे में लोगों को पता लगता है एंड सोशल होता है बहुत ज़्यादा, बाकी लोगों के साथ मिलने जुलने वाला, इंटरेक्ट करने वाला, बातचीत करने वाला,
और कार्ल रॉजर जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को एज कॉन्टीन्यूस प्रोसेस देखते हैं कि ये इंसान की एंटायर लाइफ में होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, ठीक है। डेवलपमेंट खुद एक लाइफ लॉन्ग और ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली बात है, होगा ही ना। एंड इसके अंदर ये आता है कि मतलब इस प्रोसेस के अंदर ये चीज़ आती है कि वो सीख रहा है, खुद को इवैल्यूएट कर रहा है, वो खुद को वैल्यू दे रहा है, खुद को मार्किंग दे रहा है दूसरे के कंपैरिजन में, या अपने ही जो उसने बना रखे हैं टारगेट्स उसके हिसाब से। एंड वो अपना मास्टर कर रहा है जो प्रोसेस है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, उसको उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है सेल्फ कंट्रोल के साथ, सेल्फ रेगुलेशन के साथ, क्योंकि जल्दी मचाएगा तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जो चाहिए उसके लिए सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। तो हाँ, हर केस में तो मैं नहीं कहूँगी कि सिचुएशन सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कैसे तुम हालात है तुम्हारे आसपास के, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है चीज़। बट ज़्यादातर देखा जाए और ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, सब्र का फल मीठा ही होता है। कुछ भी चीज़ जल्दी में और तेज़ी में हड़बड़ी में करी हुई मोस्टली गलत होती है, नॉट इन ऑल सिचुएशंस और हर सर्कमस्टांस में नहीं, क्योंकि सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और तुम्हारे आसपास कैसे कैसे लोग हैं ना उस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि तुम क्या कर रहे हो और जो करना चाहते हो वो कर भी पा रहे हो कि नहीं, कि वो लोग बहुत ज़्यादा तगड़ा इन्फ्लुएंस डालते हैं तुम्हारे ऊपर, फिर चाहे वो अपने हो, बाहर वाले हो, या कोई भी हो, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर वो लर्निंग टू इवैल्यूएट वन सेल्फ, सीख जाता है खुद को इवैल्यूएट करना, मास्टरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस के साथ ही उसी प्रोसेस में चल रहा होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड तक पहुंचने की कोशिश रहती है उससे, उसकी वही कोशिश रहती है कि वहाँ तक रीच कर पाए, एंड उसी के ऊपर वो काम कर रहा होता है अपने गोल को ही अचीव करने के लिए, उसी को अटेन करने के लिए। और वो रिकॉग्नाइज कर लेता है सोशल इन्फ्लुएंसेस का जो रोल होता है ना सेल्फ कंसेप्ट के डेवलपमेंट में, उसको उसके बारे में इतनी पहचान हो जाती है, इतना पता लग जाता है, जैसे मैंने बताया कि सोशल इन्फ्लुएंसेस, बाहर के लोग जो हमारे आसपास हैं वो कितना हद तक असर डाल सकते हैं ना हमारे ऊपर, कितना हद तक इम्पैक्ट डाल सकते हैं, बहुत पावरफुल इम्पैक्ट होता है, मैं बता रही हूँ, उसके सेल्फ कंसेप्ट के डेवलपमेंट में। ऑब्वियसली बात है, तुम खुद को कैसे देखते हो ना, इस पर बाहर के लोगों ने बहुत असर डाला होता है, कोई तुम्हें कैसा बोलता है, कैसा समझता है, या तुम किसी के लिए क्या हो, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि तुम खुद को कैसे देख रहे हो, ठीक है। और जब सोशल कंडीशंस पॉजिटिव होती हैं तो सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ इस्टीम जनरली हाई रहता है, क्योंकि बाहर से पॉजिटिविटी मिल रही है तो अंदर भी सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा, और वो इंसान अच्छे से फल फूल के बड़ा होगा, लाइक ग्रो करेगा, निकल के आएगा बाहर, जैसे सीड डालते हैं तो पौधा एंड सेपलिंग्स एंड ऑल, सेपलिंग्स एंड ऑल, वो सब कुछ निकल के आता है ना, ठीक है। तो उसमें ये है, इन कॉन्ट्रास्ट अगर वही ऑन द अदर हैंड देखा जाए, इसके विपरीत ऑपोजिट में, अगर कंडीशंस नेगेटिव हैं तो सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ एस्टीम भी लो होगा, भाई बाहर वाले ही सपोर्टिव नहीं है, सिर्फ कमियां और कमियां और कमियां खामियां निकालने से उनको फुर्सत नहीं मिलती, तो तुम खुद के लिए क्या ही करोगे, तुम खुद को भी फिर और ज़्यादा डाउन समझने लग जाओगे और ज़्यादा बुरा समझोगे एंड लो फील करोगे, क्योंकि हर कोई ऐसे नहीं होता ना जो बाहर का गंद ले ले और बाहर की गंदगी सुन सुन के भी अपने आप को एकदम डटा हुआ निश्चित बनाए रखे अपने गोल के प्रति एंड खुद के बारे में अच्छा ही सोचता रहे। हर कोई नहीं होता ऐसे नेगेटिव में भी पॉजिटिव थिंकिंग वाला, खुद को लेकर स्पेशली। कहते हैं ना, सबसे पहले खुद को ही दोष देने लगते हैं लोग, खुद पे ही ब्लेम करने लगते हैं, चाहे कुछ हुआ चाहे ना हुआ, दूसरों पे तो बाद में आएंगे, सबके लिए नहीं, कुछ लोग दूसरों को भी करते हैं ब्लेम और खुद की गलती उन्हें नहीं दिखती। यही है इसके अंदर फिर कि अगर कंडीशंस नेगेटिव हो बाहर की तो सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम लो रहता है, एंड लोग जिनका हाई सेल्फ कंसेप्ट और हाई सेल्फ एस्टीम होता है वो जनरली फ्लेक्सिबल होते हैं और ओपन होते हैं नए एक्सपीरियंसेस के प्रति। किसी भी सिचुएशन में तुम उन्हें डालोगे, किन्हीं भी लोगों के बीच खड़ा करोगे, उनको पता है कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे कोप अप करना है किसी भी टाइप के स्ट्रेस के साथ। फ्लेक्सिबल है वो, सिचुएशन के हिसाब से खुद को मोल्ड कर लेते हैं, अडेप्टिव बिहेवियर है उनका, बहुत ज़्यादा ढाल लेंगे जैसी बाहर के इन्वायरमेंट है उस हिसाब से खुद को, और थोड़े ओपन माइंडेड टाइप है, लाइक नए एक्सपीरियंस के प्रति ओपननेस है उनमें बहुत ज़्यादा, तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में कुछ अच्छा करने के लिए भी, ऑब्वियस सी बात है, एंड वो कंटिन्यू करेंगे लगातार, मतलब उनका चलता रहेगा, वो ग्रो भी करेंगे एंड सेल्फ एक्चुअलाइज भी कर ही जाएंगे।
ये सिचुएशन जो है ये तभी आ सकती है जब अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड वाला एटमॉस्फेयर उस पर्सन के आसपास क्रिएट हुआ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पूरी साइकोलॉजी के अंदर। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब ये होता है कि सामने वाला जैसा है ना, तुम उसको एक्सेप्ट कर लो, तुम उसमें कमियां एंड खामियां ये सब ना निकालो। और अगर उसमें कमियां खामियां हैं भी, तुम्हें दिख भी रही हैं, तो तुम ये जताओ मत, ये बताओ मत, उसको फील मत होने दो कि तुम उसके बारे में ऐसा ऐसा सो एंड सो सोच रहे हो, या तुम्हारे दिमाग में उसको लेकर ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं। लाइक जजमेंट नहीं होना चाहिए, नॉन जजमेंटल बिहेवियर होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए सामने वाले के प्रति कि हाँ उसकी सिचुएशन को तुम उसकी जगह पे खड़े होके समझ सकते हो, या उसके जूते में तुम अपने पैर घुसा के देख सकते हो खुद को कि हाँ ऐसा मेरे साथ होगा या ऐसी मुझ पे बीतेगी तो मैं क्या करूँगा इस सिचुएशन में, अगर मैं होता तो मैं क्या करता, वो वाली चीज़। और ये तो साइकोलॉजी में मेन ही है, नॉन जजमेंटल वाला बिहेवियर, एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जो अगर किसी को दे दो तुम तो वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाए ना, ये उस बंदे को भी नहीं पता होता खुद। मतलब ठीक है, कमियां खामियां होती हैं सब में, तुम्हें दिख भी रही है कि उसमें है, बट उस चीज़ को इग्नोर करके उसकी सिर्फ अच्छाइयों पे ही एम्फोसाइज करना, उधर ही फोकस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे मैंने लिखा है सामने कि सामने वाला जैसा है ना उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, उसकी कमियां खामियों अच्छाइयाँ के साथ, प्लस उसके नेगेटिव पॉइंट्स को जो हैं, जो उसमें थोड़ी गलत बातें हैं भी, तो उसे इग्नोर करो पूरे तरीके से और सिर्फ उसके अच्छे पॉइंट्स पर फोकस करो, वहीं पर अच्छे से पूरा अपना वो जो है ना दिमाग वहीं लगाओ अच्छे से, उधर ही ध्यान दो पूरा। ठीक है, इसका ना एक एग्जांपल भी है। जैसे कोई क्लाइंट है, वो काउंसलर के पास गए अपनी प्रॉब्लम लेके एंड वो उसे सॉल्व कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम। मान लो ड्रीम एनालिसिस हो गया, ये हिप्नोसिस कर लिया उन्होंने, ऐसा कुछ हुआ उनकी थेरेपी के दौरान या सेशन काउंसलिंग सेशन के दौरान, और उस पर्सन को अपना कुछ पास का पुराना याद आ गया, बहुत ही जो ख़तरनाक था उसके लिए, बहुत बुरी मेमोरी थी। लाइक उसके साथ कुछ बुरा बुरा हुआ, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, एब्यूज़ है, सेक्सुअल हरासमेंट है, ऐसा कुछ हुआ एंड उस क्लाइंट ने एक्ट करना शुरू कर दिया, उस हिसाब से वो पास्ट में चला गया। उसने ऐसे एक्ट करना शुरू करा कि जो उसका काउंसलर है ना, उसने उसी को ही वो बुरा वो गलत पर्सन समझ लिया एंड उसके साथ ही लाइक हाथापाई शुरू कर दिया, उसी को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि वो अपने ना एक पास में गया तो उसको याद आया कि हाँ पहले कभी या बचपन में उसके साथ ऐसा कुछ सो एंड सो हुआ था, जिसकी वजह से वो आज ऐसे यहाँ पर इस सिचुएशन में है। कि अनकॉन्शियस माइंड में ना पता होता है सबको, और जब काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो पूरा सब कुछ सारा चिट्ठा अपना खोलना पड़ता है सामने वाले पे अंधा भरोसा करके। एंड काउंसलिंग भी आसान नहीं है, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, सब डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखना, उस कमरे के बाहर न निकलना, वो बातें जो दो पर्सन के बीच में जो हो रही है। काउंसलिंग वाला चैप्टर वी विल सी, वहाँ हम देखेंगे। एग्जाम्पल यही था कि फिर उस पर्सन को अपना पास का कुछ बुरा याद आता है, लाइक उसने किसी ने उसके साथ बहुत बुरा किया हो मान लो, और जिसने उसके साथ बुरा किया वो उस पर्सन को वो काउंसलर में वो पर्सन दिखने लग जाए, उसे वो काउंसलर को ही वो समझने लग जाए बुरा पर्सन, और वो उसके साथ बैडली बिहेव करने लगे। थोड़ी देर बाद उसे याद है कि अच्छा रियलिटी में तो ऐसा कुछ नहीं है, या वो वापस प्रेजेंट में आ जाए। तो काउंसलर का यहाँ पे क्या रोल है कि उसने उसके साथ ऐसे एक्ट करा, अगर उसके क्लाइंट ने, तो वो उसको मारना दौड़ना शुरू कर दे या उसके साथ बुरी तरह पेश आए, उसके साथ मारा पिट्टी भी उतर जाए वो। नहीं, काउंसलर का यहाँ पे यही रोल है कि उसको कुछ नहीं करना, उसको गालियाँ सुनने को मिल रही हैं तो वो सुने, जो हो रहा है होने दे, वो चुपचाप उसे सह ले आराम से, उसका यही रोल है। एंड यही होती है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। सामने वाला जैसा दे रहा है, जैसा कर रहा है, वो तुम मानो और वो तुम लो। ठीक है, वो सामने वाला लाइक वो उसको जज नहीं करेगा किसी भी तरीके से, ये नहीं करेगा अच्छा है तो इतना गंदा है, या इसके साथ पास में ऐसा सब कुछ हुआ था और अगर इसके साथ ऐसा ऐसा किसी ने कुछ कर दिया था तो उसके साथ इतनी बुरी तरह पेश आता। नहीं, वो ये चीज़ नहीं चलती किसी भी काउंसलर के माइंड में, वरना वो काउंसलर होता ही नहीं अगर वो ऐसे विचार भी रखता, ऐसी धारणाएं भी रखता अपने दिमाग में। तो उस टाइम पे काउंसलर को क्या करना है, पूरी एम्पैथी शो करनी है अपने क्लाइंट को, और उसको लाइक ये पता नहीं लगने देना कि वो उसे किसी भी तरीके से लाइक उसके बारे में सोच रहा है कुछ बुरा, या उसे जज कर रहा है, जजमेंट बना रहा है उसको लेकर, अपने दिमाग में कोई गलत इंप्रेशन फॉर्म कर रहा है। नहीं, उसे ऐसे रहना है एकदम नॉर्मल उसके साथ जैसा वो शुरू में था,
क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि बाहर से तो खुद को बहुत अच्छा अच्छा दिखाते हैं, बट अंदर से दे आर नॉट दैट मच गुड। अंदर से वो कुछ और ही खजाने निकल के आते हैं। तो उस टाइम पे काउंसलर को लिटरली क्या करना होता है, एम्पैथी दिखानी होती है, पूरी उसकी सिचुएशन को समझना होता है कि अच्छा इसके साथ सच में इतना बुरा बुरा हुआ होगा तभी ये बेचारा आज ऐसे एक्ट कर रहा है, इंस्टेड ऑफ ये कि अच्छा तुम्हें तो मैंने ऐसे कुछ अपना पुराना याद करने को कहा था कि जैसे कि मुझे तुम्हारे बारे में डिटेल्स मिले और तुम हो कि मेरे को ही मारने को चले आए तो चलो मैं भी तुम्हें एक हाथ बजा दूँ। नहीं, ये चीज़ नहीं होती काउंसलर के अंदर। उसे उसकी लाइक जो उसने ऐसे एक्ट भी करा है ना, उसे भी इग्नोर करना है। इफ़ वो नेगेटिव था या कुछ भी था, वो भूल गया, उसे अपना पास का वो पर्सन जो फिगर थी वो उस काउंसलर में दिखने लगी, नहीं उसे इस पर जोर नहीं देना। उसे ये सोचना है कि इसने इतना भरोसा करके मुझे अपने बारे में इतना कुछ बताया है तो मुझे भी इसकी कुछ इज्जत रखनी है, ये मुझे भी उस हिसाब से इसे ट्रीट करना है। तो उसे समझाएगा, उसे बताएगा, उसको अच्छे से ट्रीट करेगा, इंस्टेड ऑफ दिस कि अच्छा मैं तो तुम्हारी काउंसलिंग ही नहीं कर रहा, तुमने मेरे साथ ऐसे बदतमीज़ी कैसे कर दी। नहीं, वो चीज़ नहीं। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड यही होता है। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है कि ये क्रिएट करा जाता है ऐसा इन्वायरमेंट इस तरीके से, ये इंश्योर करने के लिए कि एनहांसमेंट हो जाएगा लोगों के सेल्फ कंसेप्ट का। ठीक है, वो अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, तो वो पॉजिटिव सोचते हैं, तो उन्हें इतना भर भर के नेगेटिव मत दो कि उनकी खुद को लेकर ही धारणाएं जो है बदल जाएं। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी आ गई यहाँ पर, देखो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो कि कार्ल रॉजर्स ने डेवलप करी है। बेसिकली ये अटैम्प्ट करती है कि वो ऐसा ही कंडीशन क्रिएट करे, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड ही क्रिएट करे। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इन द सेंस कि बिना किसी कंडीशन के, बिना कोई डील हुए या बिना कुछ, कहते हैं ना कि तुम मुझे ऐसे दोगे ये करोगे तो मैं तभी तुम्हें ऐसे ऐसे दूंगा ये करूँगा। नहीं, कोई कंडीशन नहीं लगाई, कुछ नहीं है ऐसे कि ये मेरे साथ अच्छा अच्छा करेगा तो ही मैं इसके साथ अच्छा अच्छा करूँ, नहीं तो मैं तो इसके साथ गंदा गंदा करूँगा अगर ये मेरे साथ गंदा गंदा करेगा। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। वो मेरे साथ गंदा भी कर रहा है ना तो भी मुझे उसको अच्छा ही देना है। उसे मुझे वही लव, वही अफेक्शन, वही एम्पैथी दिखानी है, वही नॉन जजमेंटल वे में उसके साथ मुझे पेश आना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हायरार्की ऑफ नीड्स जो कि मास्लो ने दी है उसके साथ हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, क्योंकि मोटिवेशन वाले चैप्टर में 11th में हमने ये चीज़ पढ़ी होगी। डोंट वेरी, 11th की बुक भी उठानी है। ठीक है, तो ये मास्लो ने डिटेल अकाउंट दिया है साइकोलॉजिकली हेल्दी लोगों का इन इस बेसिस पर, इन टर्म्स में कि उन्होंने अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला जो नीड है ना उसे अटेन कर लिया, अपने गोल का अटेनमेंट कर लिया उन्होंने अपनी लाइफ में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ व्हाट, वो स्टेट जिसमें लोग रीच कर चुके हैं अपने खुद के फुलेस्ट पोटेंशियल पर, उनकी जितनी क्षमताएं थी उनका अच्छे से वो यूज़ करके उस हद तक पहुंच चुके हैं कि हाँ आज उसे वो यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं ढंग से और अपने लिए कुछ करने लायक हैं। ठीक है, मास्लो ने जो है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव व्यू दिया है एक मैन का, जो कि मैन को उन्होंने ऐसे बताया कि मैन के अंदर ना पोटेंशियलिटीज़ होती हैं लव के लिए, जॉय के लिए और कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करने के लिए, कुछ ना कुछ इनोवेशन करने के लिए, कुछ ना कुछ इन्वेंशन डिस्कवरीज करने के लिए, कुछ अलग हट के आउट ऑफ द बॉक्स करके दिखाने के लिए। और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं इनको जो है फ्री कंसिडर करा जाता है कि वो बिल्कुल फ्री है, उनके पास पूरी फ्रीडम है, फ्री इन द सेंस उनके पास पूरी फ्रीडम एंड पूरी लिबर्टी है कि वो शेप कर सकें अपनी लाइफ को इस हिसाब से या इस तरीके से जैसे वो चाहते हैं, जैसे वो जीना चाहते हैं वैसे वो जी सकें अपने हिसाब से, कि वो सेल्फ एक्चुअलाइज कर जाएं अपनी लाइफ में, वहाँ पहुँच जाएं जहाँ वो पहुँचना चाह रहे हैं सच्ची में। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो पॉसिबल तभी हो सकता है जब एक कोई इंसान अपना मोटिवेशंस एनालाइज करेगा और उसी हिसाब से अपनी लाइफ चलाएगा, उसी हिसाब से अपनी लाइफ को गवर्न करेगा वो मोटिवेशंस को एनालाइज करके। और हमें ये पता है कि बायोलॉजिकल नीड्स आती हैं सबसे पहले मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर। बायोलॉजिकल नीड्स में तुम्हारा वही आ जाता है जो मेन होता है ना तुम्हारा सर्वाइवल के लिए, फिजियोलॉजिकल बॉडी के लिए जो नीड्स होती है, हंगर वाला वो सारा आता है। देन सिक्योरिटी नीड्स, अब जब खाना मिल गया ना तो ऐसा कुछ सेफ़ इन्वायरमेंट भी चाहिए रहने के लिए जहाँ हम बैठ के खा सकें, तो सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स आती हैं। देन बिलोंगिंगनेस नीड, कि हाँ कोई ऐसा हो जो मेरे लिए लव करे, जो मतलब लाइक मेरे लिए हो, लाइक इन द सेंस प्यार करने वाले लोग हो, मेरे लिए केयर करता है, कोई कोई मुझे वैल्यू करता है, ऐसे लोग भी हैं मेरे आसपास, या मैं किसी के लिए प्यारा हूँ। ठीक है, दूसरे लोग जैसे सोचते हैं ना कि हाँ उन्हें पता रहता है कि चल मेरे लिए भी कोई लव और केयर करने वाला है मेरे पास में अवेलेबल है, मुझे सपोर्ट देने वाला, वो होते हैं बिलोंगिंगनेस एंड लव अफेक्शन वाला नीड। फ्रेंडशिप हो गया, कुछ भी हो गया इसके अंदर, रिलेशनशिप्स हो गए। तो ऐसे ही हमें भी रहता है ना कि
चल मैं उसके लिए अगर इतना वैल्यू करता हूँ उसकी लाइफ में, मेरी भी कुछ अलग से जगह है, उसके दिल में मेरा भी ऐसे कुछ सेंस ऑफ प्लेस स्थान स्थान बना हुआ है, ठीक है। तो मेरे लिए भी तो ऐसा कोई होना कि जो मुझे प्यार करे या मेरे लिए केयर करे। तो बिलोंगिंगनेस नीड्स एंड ये सर्वाइवल नीड्स होती है, ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों में देखी जाती हैं। और इन 3 नीड्स के बाद आती हैं एस्टीम नीड्स। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स वाली थ्योरी में एस्टीम नीड्स इज़ व्हाट की रिस्पेक्ट, खुद के प्रति रिस्पेक्ट हो एक इंसान की नज़रों में, वो जैसे खुद को देखता है ना, खुद को वो इज्जत दे, खुद को खुद की वर्थ की, खुद को लाइक वो कुछ रिस्पेक्ट दे, खुद को कम ना समझे दूसरों से, बहुत ही ज़्यादा लाइक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ ना हो। एंड ऑल्सो अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को समझे, अंडरस्टैंड करे कि हाँ कुछ वो भी है अपने लिए और उसकी भी कुछ इज्जत है अपनी नज़रों में भी, दूसरों की नज़रों में भी। वो भी कुछ ऐसे कोई कहते हैं ना वो यहाँ वहाँ कुछ गिरा हुआ या ऐसी कुछ भाड़े का इंसान नहीं है, बिकने के लिए नहीं खड़ा, वो उसकी खुद की भी कुछ इज्जत है अपनी लाइफ में। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिस तक जब एक बार कोई पहुंच जाए तो बस समझ लो उसने लाइफ में सब प्राप्त कर लिया, ठीक है। आगे इसमें ये है कि इंडिविजुअल का सोल कंसर्न होता है इन सारी नीड्स का सेटिस्फैक्शन वो कर सके अपनी लाइफ में। और ये वो जब इन सारी नीड्स का सेटिस्फैक्शन करने लग जाता है ना, ये रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीज़ें, और तो वो उसको ना एनिमल्स के लेवल तक रिड्यूस कर देती हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो एनिमल्स भी कर सकते हैं ना। उनको भी पता है कि उनके लिए कौन सी जगह रहने के लिए सेफ है, इस जगह ढूंढना, उनको भी अपना खाना लेना आता है, प्रीडेटर्स हंटिंग करना एनिमल्स को भी पता है कि उन्हें भी कैसे सामने वाले जानवर को मार के अपना खाना खाना है, या हर्बीवोर्स है तो उसे कैसे पेड़ पौधे खाने हैं। ये सब चीज़ें तो एनिमल्स को भी आती हैं करनी, उनकी भी बिलोंगिंगनेस लव वाले नीड्स पूरे कर लेते हैं वो, सेक्सुअल डिज़ायर्स एंड अर्जेस सारा सब कुछ रिप्रोडक्शन वगैरह करके। तो ये तो फिर ह्यूमंस को एनिमल्स के लेवल तक रिड्यूस कर देता है। ह्यूमंस और एनिमल्स अलग फिर कैसे, हमारे तो कुछ लाइफ में गोल भी सेट होते हैं ना, हम अपने लिए भी कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में, तभी तो हम एनिमल्स से अलग है। एनिमल्स को देखा है कभी कुछ लाइक डॉक्टर है ऐसे टीचर बनते हुए, नहीं ना। तो हम लोग ये होते हैं ना जो सपने लेके आते हैं आंखों में और कुछ करते हैं सच्ची में। तो यही वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिविजुअल का सोल कंसर्न होता है कि वो सारे नीड्स को, सर्वाइवल नीड्स जो थे ना, जो हमने बड़े बायोलॉजिकल सिक्योरिटी बिलोंगिंगनेस इनका सेटिस्फैक्शन कर ले, और जब इनका सेटिस्फैक्शन वो कर चुका होता है तो वो उसे एनिमल्स के लेवल तक रिड्यूस कर देते हैं। जानवर ही हो गया वो एक तरह से, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान जानवरों तक को पता है कैसे प्राप्त करना है, ठीक है। रियल जर्नी ह्यूमन लाइफ की तभी शुरू होती है जब वो सेल्फ एस्टीम तक पहुंच जाए, ठीक है। अपनी इज्जत के बारे में ना उसे पता लग जाए, खुद को रिस्पेक्ट देना, वैल्यू देना, वर्थ देना सीख जाए, अपना वैल्यू जजमेंट वो इस हिसाब से करे कि हाँ वो खुद को पॉजिटिवली भी देखता है, ठीक है। कुछ उसकी नज़रों में भी उसकी इज्जत बची है, बाकी है अभी कुछ इज्जत। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तक पहुंच जाए, इनको पूरा कर लेना, तो ही ह्यूमन लाइफ की असली यात्रा शुरू होती है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एम्फेसाइज करती है लाइफ में जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन के, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है और उसी के ऊपर जोर देती है। देन एक बॉक्स है नीचे छोटा सा कि हेल्दी पर्सन कौन होता है, ये मैं बता देती हूँ। इसमें आगे लिखा है कि हेल्दी पर्सन कौन होता है। देन बता रखा है कि जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरिस्ट है ना, वो ये इंडिकेट करते हैं कि हेल्दी पर्सनालिटी सिर्फ इसी चीज़ के अंदर लाई नहीं करती है, सिर्फ यही से नहीं आती कि तुम अपनी सोसाइटी में ढंग से अडेप्ट कर पा रहे हो और एडजस्ट कर पा रहे हो, वहाँ पे रहना सीख पा रहे हो ढंग से, नहीं। ऐसे तो एनिमल्स भी सीख जाएंगे, कहीं पे उन्हें भेजो अपने हिसाब से वो जगह बना के, इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से मोल्ड करके, या इन्वायरमेंट जैसा है वैसा में खुद को ढालना लग जाएंगे, खुद को इतना एडजस्ट करने लग जाएंगे वो उधर। तो ये ह्यूमंस भी कर लेंगे, लेकिन ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज के हिसाब से हेल्दी पर्सनालिटी वो होती है जो ये तो कर ही ले, एडजस्टमेंट टू सोसाइटी तो उसे करना आता ही हो, ये तो मेन है, बेसिक है, अडेप्टिव बिहेवियर वाला तो चीज़ है ही। साथ के साथ उसके अंदर ये भी हो कि वो अपने आप को डीपली ढंग से जानता हो कि वो है क्या, वो करता क्या है, और वो है कि वो इस धरती पे अपना मकसद या धरती पे आने का जो मेन गोल पर्पस है ना, मोटिव, वो उसे पता हो और वो उसे प्राप्त करना जानता हो और उसे प्राप्त कर ले, और वो सच्चा रहे अपने फीलिंग्स को लेकर, बिना किसी डिस्गाइज, बिना किसी धोखेबाजी के, ठीक है। टू बी ट्रू टू वंस ओन फीलिंग्स, अपनी खुद की भावना को, इमोशंस को वो समझता और उनको लेकर सच्चा रहे, ठीक है, बिना किसी धोखे धड़ी के या बिना किसी लाइक फेकनेस के, ठीक है। और जैसा वो आज है, अभी है, वैसा ही वो आगे कल परसों या जैसा वो था वैसा रहे, बदले ना वो खुद को किसी के लिए भी, ठीक है। टू बी वन सेल्फ इन हेयर एंड नाउ, जैसा अभी के अभी वो है ना, सामने जो दिख रहा है अभी वो वैसा ही है, ठीक है। आज कल कल कुछ वैसा वो उस पर्सन नहीं है।
और इनके हिसाब से हेल्दी लोग जो है उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्वालिटीज़, फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, वो ये सारे क्वालिटीज़ एंड फीचर्स शेयर करते हैं। हेल्दी पीपल वही हैं जो कि खुद के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर है, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस है, उनके अंदर इतनी अवेयरनेस है, प्लस अपनी फीलिंग्स को लेकर वो अवेयर है, अपनी लिमिट्स, अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस को लेकर वो बहुत ज़्यादा अवेयर है। उनको खुद को अपनी अच्छाइयाँ, कमियाँ, खामियाँ सब पता है, अपने लिमिटेशंस वो जानते हैं, किस हद तक वो जा सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए उन्हें ये भी पता है। ठीक है, खुद को एक्सेप्ट करते हैं, वो जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, एंड और अपनी लाइफ को उन्होंने इस तरीके से बनाया कि हाँ वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनके अंदर इतना करेज है, इतनी हिम्मत है भाई उसको झेलने की, उससे पार होने की। कुछ भी आएगा झेल लेंगे, सह लेंगे आराम से, इतना करना आता है उन्हें। ठीक है, मतलब दे बिकम अवेयर ऑफ देमसेल्व्स, देयर फीलिंग्स एज वेल, देयर लिमिट्स, दे एक्सेप्ट देमसेल्व्स एज दे आर। ठीक है, जैसे वो हैं वो खुद को वैसा एक्सेप्ट करते हैं, वैसे खुद को लेते हैं, किसी के लिए बदलते नहीं है खुद को। क्यों ही बदले भाई, जैसे हम अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनेंगे ना अगले दिन, जैसा हम चाहते हैं अपने आइडल सेल्फ तक पहुँचेंगे। दूसरे के लिए खुद को बदलना इज़ वॉट मीनिंगलेस, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है इसका। दूसरे के लिए तो भाई जितना कर लो वो हमेशा तुमने देखा होगा अंत में वो कोई ना कोई कमी तुम्हारे अच्छे से अच्छे करे में भी निकाल के दे ही देंगे तुम्हें। उन्हें कुछ ना कुछ कमियाँ लगती हैं दूसरों में, क्योंकि वो खुद को नहीं देखा होता ना, जिसने वो दूसरों में कमियाँ निकालता है। तो अपने लिए कुछ अच्छा करो, अपने टारगेट से आगे तक जाओ, अपनी रीच के बाहर कुछ अच्छा कुछ करके दिखा दो, अपनी पहुंच के बाहर वाला लाइक वो सीन क्रिएट कर दो ना, कि सामने वाला भी देख के कहे कि हाँ वाह यार क्या हो गया, मतलब ये तो अलग ही कुछ देखने को मिल गया। एंड वॉट दे मेक ऑफ देयर लाइफ्स, मतलब अपनी लाइफ का कुछ ऐसा मतलब, ऐसा कुछ उसको मीनिंग दो, अपनी लाइफ को ऐसा कुछ पर्पस, मोटिव हो कि हाँ तुम खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है अपने लिए इतना करना, तभी तुम उसे कर रहे हो, तुम्हारे पास पूरी हिम्मत है वो करने की भाई, बिना किसी के डर के। किसका डर मारा है, अपने आप को, जो करना चाहते हैं वो करेंगे ना अपने लिए, क्यों ना करें। ठीक है, वॉट दे मेक ऑफ देयर लाइफ एज देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैव द करेज टू बी, जो वो आज हैं वो उन्हें कहने की, बताने की सामने वाले को हिम्मत है पूरी। क्यों किसी से डरना है, क्यों किसी से लाइक क्यों खुद को किसी और से कम समझना किसी भी सेंस में। ठीक है, सब में यूनिकनेस तो है ही ना कुछ अलग तो देखने को मिलता है। ये तो जो अलग है तुम में, उसी से ही कुछ अलग करके दिखा दो ना। ठीक है, दे एक्सपीरियंस हेयर एंड नाउ आर नॉट ट्रैप्ड, उन्हें अपना आज अपना कल ये सब इसके बारे में वो अवेयर है, उन्हें पता है कि अच्छा आज वो ऐसे ऐसे हैं, कल उन्हें ऐसा ऐसा इस हद तक जाना है, या ये चीज़ करनी है अपने लिए, ये गोल अचीव करना है, ये चीज़ अटेन करनी है लाइफ में, ये ऐसा ऐसा उनका मोटिव है, वहाँ तक उन्हें पूरा करना है अपना ये मकसद, अपना जो लाइफ में पर्पस है उनका आने का वो लेना है। कहीं पे फंसे हुए, स्टक्ड या रुक नहीं गए, ऐसे कुछ उनकी लाइफ थम नहीं गई है। ठीक है, और वो पास्ट में नहीं जीते, या फ्यूचर ऐसे सपने ही नहीं देखते रहते पूरा दिन, अपना फ्यूचर अच्छा सा खुद सोच के नहीं बैठ जाते, क्योंकि फ्यूचर के लिए जब तक करोगे नहीं ना तो ये सपने काम नहीं करते, जब तक तुम काम पे खुद नहीं लगते वो चीज़ नहीं आती, फिर वो फील ही नहीं आती कि कुछ कर रहे हैं अपने लिए। तो वो पास्ट में नहीं जीते और फ्यूचर में नहीं रहते, फ्यूचर में नहीं रहते, खुद से ऐसे लाइक एक्सपेक्टेशंस नहीं करते, इतनी चिंता भरी और ऐसे कुछ इस तरीके से नहीं रहते, या कोई डिस्टॉर्टेड डिफेंसेस नहीं कर रहे, लाइक खुद की एनजाइटी को कम करने के लिए वो अपना कुछ ऐसे खुद को बचा भी नहीं रहे, ऐसा भी कुछ नहीं कर रहे, अपनी ईगो को डिफेंड करने के लिए, एनजाइटी को कम करने के लिए, उसे डिस्टॉर्ट करने के लिए भी वो कोई ईगो डिफेंसेस यूज़ नहीं कर रहे। ना ही वो पास्ट में रहते हैं, ना ही वो फ्यूचर में जीते हैं, ना फ्यूचर में चले जाते हैं, अपने सपने और ख्वाब या ख्वाहिशें रखते हैं उस हिसाब से, खुद से लाइक बहुत हद तक एक्सपेक्ट करके चीज़ें कि हाँ हम तो ऐसे ऐसे ऐसा कर लेंगे, हमें ऐसे ऐसा ऐसा करना है। ये चीज़ भी सही नहीं है, क्योंकि पता होता है ना कितना कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं कुछ भी करने के लिए, या अपने लिए कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए। एंड डिफेंसेस यूज़ नहीं करते, जो जैसा है वैसा वैसा फेस करेंगे, कन्फ्रंट करेंगे एंड कर लेंगे भाई, जो भी आएगा कुछ भी हमारे कंट्रोल के बाहर थोड़ी ना है, जो करना चाहेंगे वो तो कर ही लेंगे। ठीक है, मैं एक बार जो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट वो बता देती हूँ, और इसमें से अगर कुछ भी समझ ना आया तो प्लीज़ बी वेरी फ्री टू आस्क। बाकी टर्म्स ना मैं सोच रही हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन करूँगी, फुली फंक्शनिंग मैं एक बार बता देती हूँ। वो पर्सन अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, डिज़ायर्स को समझता है, उसके साथ बहुत अच्छे से वो जुड़ा हुआ है, कनेक्शन है, उसका कॉन्टैक्ट है, मतलब अपने डीप इनर मोस्ट डिज़ायर्स एंड फीलिंग्स को वो समझता है, उन्हें वैल्यू करता है, और उसे पता है
कि हाँ वो क्या चाहता है, क्या विशेज़ हैं उसके, क्या डिज़ायर है, क्या वो करना चाह रहा है, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसे प्राप्त करना जानता है वो, ठीक है, उसको लेके वो फुल्ली अवेयर है। मैं बाकी टर्म्स इसलिए नहीं कर रही अभी क्योंकि मैं वीडियो फिर से बहुत बड़ी करना नहीं चाहती हूँ, बोरियत नहीं फैलानी मुझे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे टर्म्स जो रह गए ना, जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड भी आई विल डू, और भी कोई इंपॉर्टेंट टर्म लगेगा तो आई विल डू एक्सप्लेन दैट एज वेल, एंड मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स भी एक बार वापस से बता दूँगी, जिससे कि आगे कोई डाउट ना रहे। और अगर जितना मैंने बताया ना इसमें से भी कुछ भी समझ ना आया हो या कोई भी क्वेरी, कोई भी कुछ डाउट हो, तो प्लीज़ भाई पूछ लेना, मेहरबानी हो जाएगी तुम लोगों की, रिस्पॉन्ड कर देना, पूछ लेना, कुछ भी समझ ना आया हो तो, या कुछ भी लग रहा ऊपर से जा रहा है, कोई वर्ड, कोई टर्म, कुछ भी ऐसे समझ ना आया तो प्लीज़ बी वेरी फ्री टू आस्क। कोई स्पेसिफिक चैप्टर चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूँ 11th का या 12th का, तो ही बता देना। पेपर्स चाहिए, क्वेश्चन पेपर साइकोलॉजी के, तो भी बता देना, वैसे मैं सारे चैप्टर्स करवाने के बाद वो भी करवाऊँगी ही। एंड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।